हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक और क्वेश्चन देख रखा था रिलेटिंग टू योर बायबैक ऑफ शेयर्स एंड नाउ वी आर गोइंग फर्दर अहेड। गाइस, मैंने कल आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था फॉर द पर्पसेस ऑफ होमवर्क। होप सो सबने किया होगा। रहा है सवाल आपके सॉल्यूशंस का, तो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो। एक वीडियो बनेगा, उस वीडियो में जितने भी आपको होमवर्क्स दिए गए सबके सॉल्यूशंस उसके अंदर डिस्कस किए हुए रहेंगे। ओके, तो गाइस वो वीडियो देख लेना, तब तक के लिए बस सॉल्व करते रहना। ओके, चलो आज हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हमारे एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स में, हमारे नोट्स में हम लोग आगे जा रहे हैं और वी आर गोइंग विद क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको बता देता हूं, ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 12 है और ये आरटीपी में 2019 का ये पर्टिकुलर सवाल हम लोग अभी सॉल्व करने वाले। तो चिल्लर सा प्रॉब्लम है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, फटाफट खत्म कर देंगे। ओके, चेक करते हैं। Alpha Limited furnishes the following summarized balance sheet as at 31st March 2017 और यहाँ लाइबिलिटीज एसेट्स दिए गए हैं। डोंट फॉरगेट रुपीज इन लैक्स यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और मैंने आपको तो बता दिया था कि आप लोगों ने ये बैलेंस शीट पढ़ने में टाइम पास नहीं करना, सीधे नीचे आ जाना, क्रक्स की बात देखना क्या बोला गया है। ऑन 1st April 17 the company announced the buyback of 25% of its equity share at the rate 15 per share. For this purpose, it sold all investment for rupees 150 lakhs. ठीक है। On 5th of April 17, the company achieved the target of buyback. You are required to pass necessary journal entries for buyback and prepare balance sheet of Alpha Limited after the buyback of shares. मुझे लगता है ये काफी आसान सा प्रॉब्लम है। अब थोड़ी सी हम लोग यहाँ से आगे स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम अल्फा लिमिटेड, तो हेडिंग डाल देंगे इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज वाई यहां पे क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। यहां पे आप लोगों का बन जाएगा एक बड़ा सा फॉर्मेट, बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं लगेगा बिकॉज क्वेश्चन में आपको भी पता है सिर्फ और सिर्फ बाईबैक पूछा है। कल जो क्वेश्चन किए थे वहां पे बाईबैक आ रहा था, बोनस भी आ रहा था। ऐसा ये पर्टिकुलर सवाल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाईबैक से रिलेटेड है, तो छोटा ही फॉर्मेट लगेगा, बट स्टिल प्रिपेयर कर लेना प्रॉपरली। यहां पे हेडिंग्स जरूर डाल देना, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये हम लोगों ने फॉर्मेट भी यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द क्वेश्चन। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट हियर रुपीज इन लैक्स। सही है ना, ये क्वेश्चन के फिगर ही जो आपको दिए गए थे वो सारे के सारे रुपीज इन लैक्स में दिए गए थे। कंफर्टेबल। एंड नाउ हम लोग अब एक एक करके एक एक चीज करने लग जाएंगे। देखो, मैंने आपको बाईबैक के चैप्टर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि जब भी आप बाईबैक करने जाओगे आपके पास से होगा कैश का आउटफ्लो। इसका मतलब ये हुआ यू विल बी रिक्वायरिंग मनी, आपको लगेगा पैसा, और ये पैसे का पहले जुगाड़ करो, उसके बाद में आप लोग बाईबैक के बारे में सोचना। अब प्लीज टेल मी, क्या यहाँ पे बाईबैक के लिए कोई आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी है क्या? जी हाँ, यू हैव सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 150 लैक्स, ऐसा तो यहाँ पे दिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि आप जब बाईबैक कर सकते हो यू कैन डू फ्रॉम इशू ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो बच्चों, आप लोग आउट ऑफ फ्री रिजर्व कर सकते हो। जब क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि आपने इशू ऑफ सिक्योरिटीज करी, तो ये प्रिजम्पशन रहेगा कि आपने फ्री रिजर्व से क्या कर लिया है, आपका बाईबैक किया है। समझ में आ गई बात? तो आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो यहां कहीं नहीं दिखेगा कि हमने सिक्योरिटीज इशू करी है, बट स्टिल बैलेंस शीट एक बार चेक कर लीजिए, नहीं कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फ्री रिजर्व्स के थ्रू क्या किया हुआ है, बताओ, बाईबैक वगैरह करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे बात बताइए, यहाँ पे सबसे पहले हमें अब क्या करना पड़ेगा, पहले बाईबैक की एंट्री पास करनी पड़ेगी। और बाईबैक के बारे में क्या बोला है, कंपनी अनाउंस द बाईबैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर एट द रेट 15 पर शेयर, फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो चलो पहले पैसे का जुगाड़ करते हैं। 1 अप्रैल 2017 को आप इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री पास करोगे। मुझे बताओ आप इन्वेस्टमेंट कितने में बेच रहे हो, 150 लैक्स में, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितने में दिख रही है, 148 लैक्स में। दैट मींस आप लोग इसे 2 लाख के प्रॉफिट पे इन्वेस्टमेंट को उठा के बेच रहे हो। कंफर्टेबल? तो हम लोग यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे बॉस, बैंक अकाउंट डेबिट,
क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट बेचते हो आपके पास में आएगा पैसा। सर कितना पैसा आएगा? 150 lakhs का पैसा आ जाएगा। तो दैट इज वाई बैंक विल बी डेबिटेड बाय 150 lakhs। टू, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, आप बेच रहे हो तो एसेट जारी है, एसेट्स को होता है डेबिट बैलेंस, तो उसे कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। बताओ इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट होगी? तो जितने का यहाँ बैलेंस दिखाई दे रहा था उतने से क्रेडिट हो जाएगी। तो वी विल बी क्रेडिटिंग इट बाय 148 lakhs। कंफर्टेबल? और टू, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? बचा कुचा जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो प्रॉफिट का अमाउंट है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने 148 लाख की इन्वेस्टमेंट 150 पे सेल करी, दैट मींस 2 लाख के प्रॉफिट पे सेल करी, तो ये 2 लाख का प्रॉफिट उठा के डाल देना आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और मैं यहां पे लिख दूंगा बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट व्हाट? प्रॉफिट। प्रॉफिट पे आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी, ऐसे आप लोग यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट एंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल। होप सो समझ में आई होगी। एंड नाउ हम लोग थोड़ा सा और बाकी बढ़ते हैं आगे। अब 5 अप्रैल को आपने टारगेट ऑफ बाईबैक अचीव कर लिया, दैट मींस 5 अप्रैल को आपको बाईबैक की अब यहाँ पे एंट्री पास करनी पड़ेगी। प्लीज टेल मी बाईबैक की एंट्री क्या होती है? देखो जब बाईबैक करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। सवाल है सर इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों डेबिट किया? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आपकी शेयर कैपिटल कम हो रही है और शेयर कैपिटल को कम करने के लिए हमने डेबिट कर दिया। कंफर्टेबल? ओके, अब सवाल है कि हम बाईबैक कितना कर रहे हैं? तो हम 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स का बाईबैक कर रहे हैं। तो प्लीज चेक इक्विटी शेयर्स यहाँ पे कितने हैं। तो बच्चों इक्विटी शेयर्स है या इक्विटी शेयर कैपिटल है 2400 lakhs रुपीस की। समझ में आए? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहां पे कितने होंगे? तो 24 lakhs की शेयर कैपिटल है अपॉन एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10। तो अपॉन अगर मैं 10 कर दूं तो मुझे मिलेगा 240 lakhs शेयर्स। इतने टोटल आपके शेयर्स पड़े हुए हैं इस कंपनी के। और इन शेयर्स में से आप बाईबैक कितना कर रहे हो बच्चों? 25% ऑफ शेयर्स आप लोग बाईबैक करने वाले हो। ओके, तो 240 lakhs का 25% जो रहेगा वो जो भी आएगा वो आपका बाईबैक रहेगा। तो 240 इंटू 25%, दिस कम्स टू हाउ मच? 60 lakhs। तो आप 60 लाख शेयर्स का क्या कर रहे हो बताओ? बाईबैक आप लोग कर रहे हो। कंफर्टेबल? अच्छा, 60 lakhs का जो बाईबैक हो रहा है वो एट द रेट 15 पर शेयर पे हो रहा है। तो आपको भी पता है इसमें फेस वैल्यू 10 रुपए की है और बचा हुआ 5 रुपया काहे का है? प्रीमियम का 5 रुपया है। समझ में आ गई बात? तो ये जो प्रीमियम होगा ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होगा, ये भी आपको होप सो अच्छे से पता है। हम 60 लाख शेयर्स का बाईबैक कर रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 है, मतलब हमें टोटल कितनी फेस वैल्यू बाईबैक करनी है गाइस? 600 लाख की, 600 lakhs की। और हमें टोटल कितना प्रीमियम देना है? तो आप क्या करेंगे? 60 इंटू 5 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको टोटल प्रीमियम कितना देना है। तो मेरे हिसाब से 300 lakhs का आपका टोटल प्रीमियम निकल जाएगा। कंफर्टेबल? मतलब इतने प्रीमियम पे यू विल हैव टू बाय बैक योर शेयर्स। कंफर्टेबल है? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगी और मैंने आपको पहले भी बताया ये डेबिट हो क्रेडिट हो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी फेस वैल्यू से। तो व्हाट इज योर फेस वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक? 600 लाख। तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर दोगे? 600 lakhs डेबिट कर दोगे। एंड डोंट फॉरगेट यहाँ पे आप प्रीमियम पे आपके शेयर्स का बायबैक कर रहे हो। तो प्रीमियम पे शेयर्स का बायबैक कर रहे हो मतलब 300 lakhs पे कर रहे हो, मतलब 300 lakhs आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो दिस इज योर लॉस। लॉस है तो लॉसेस विल बी डेबिटेड गाइस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बताओ? प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, ओके, अकाउंट डेबिट। इसको क्या कर दोगे बताओ? डेबिट कर दोगे। तो प्लीज टेल मी बाय हाउ मच अमाउंट यू विल बी डेबिटिंग इट? तो भाई हम लोग 300 लाख से इसे क्या करेंगे बताओ? डेबिट कर देंगे। क्लियर? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 600 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 300 लाख। अब ये पूरा की पूरा अमाउंट आपको पेबल रहेगा। बेटा किसको पेबल रहेगा? तो शेयर्स बायबैक अकाउंट को। देखो वैसे तो आपको
आपके शेयर होल्डर्स को अमाउंट पेबल है, बट हम शेयर होल्डर्स का नाम नहीं लिखते बैठते, उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक अकाउंट हम लोग यूज करते हैं विच इज शेयर बायबैक अकाउंट। तो हम क्या एंट्री कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर बायबैक अकाउंट, और ये कितने से होगा गाइस, 900 से ये क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज द एंट्री फॉर योर बायबैक। यहां पे मैं लिख सकता हूं बीइंग शेयर्स बॉट बैक, शेयर्स बॉट बैक एट द रेट 15 पर शेयर, मतलब आप कितने के भाव पे आप लोग बायबैक कर रहे हो, 15 पर शेयर के हिसाब से आप लोग बायबैक करने वाले हो, ये हमने यहाँ पे बता दिया। होप सो सबके दिमाग में ये बात गई होगी, ठीक है। तो ये हुई मेरी बायबैक की एंट्री खत्म, ठीक है। मैंने पहले इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इसके बाद में मैंने मेरे शेयर्स का बायबैक कर दिया। क्लियर है बात। अब बच्चों एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट आपने डेबिट कर रखा है, तो इसे उड़ाना पड़ेगा, और इसे उड़ाते किससे बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम से उड़ाते हैं। तो हमें उड़ाना कितना है, 300। तो पहले ये तो चेक करो कि क्या आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में इतना बैलेंस है भी क्या। तो आप अगर बैलेंस शीट में जाओगे तो you'll be finding that सिक्योरिटीज प्रीमियम में भाई 350 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है। इट विल बी सफिशिएंट टू राइट ऑफ दैट प्रीमियम, है ना। तो अगर किसी के मन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम सफिशिएंट नहीं रहता तो हम किससे उड़ाते, तो बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस तो वहां पे था ही, तो प्रॉफिट एंड लॉस से आप लोग इसे उड़ा सकते थे। समझ में आई बात। तो होप सो यहां तक समझा होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू राइटिंग ऑफ दैट प्रीमियम थ्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताओ प्रीमियम को क्या कर रखा था आपने, डेबिट, उड़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, और किससे उड़ा रहे हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो मुझे बताओ एंट्री आप लोग क्या पास करने वाले हो, तो एंट्री विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट। ओके, तो ये आप लोग एंट्री यहां पे पास कर दोगे, और कितना उड़ाओगे बेटा, 300 का प्रीमियम है ना, तो पूरा 300 लैक्स आप लोग यहां से वाइप ऑफ कर दोगे, 300 लैक्स पूरा के पूरा उड़ा दोगे। यहां पे हम लिखेंगे बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ थ्रू, बताओ किससे राइट ऑफ किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, तो ये हुई मेरी प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री खत्म। एंड गाइस एक एंट्री जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो एंट्री आपको मारनी पड़ेगी, आपको आपकी सुबुद्धि से वो सुबुद्धि यूज करो और वो एंट्री पास करो। कौन सी, आप जितना फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक कर रहे हो आउट ऑफ रिजर्व्स, that has to be transferred to account, which account, CRR account। होप सो याद होगा। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में ना दिखे कि आपने सिक्योरिटीज इशू करी है फॉर द पर्पसेस ऑफ बायबैक, तो आपको प्रिजम्पशन यही रखना है कि आपके रिजर्व से ही आपने क्या किया है, फेस वैल्यू का बायबैक किया है। तो इस क्वेश्चन में भी कहीं दिया नहीं था कि हमने सिक्योरिटीज इशू करी है, तो हमने प्रिजम्पशन बना लिया कि हमने फ्री रिजर्व्स के थ्रू ही क्या किया होगा, बायबैक। दैट इज व्हाई ये जो 600 लाख की फेस वैल्यू है जो आपने बायबैक करी है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये आपने रिजर्व से करी है, तो दैट इज व्हाई ये अमाउंट जाएगी कहां पे, CRR को। अब मुझे बताओ आप किस पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट से ये CRR में अमाउंट डालना चाहोगे। तो कल के जैसी सिचुएशन है, लास्ट वीडियो जैसी सिचुएशन है, हमारे पास जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व के तौर पे खड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्री रिजर्व्स के तौर पे खड़ा है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। देखो आपको 600 लाख की फेस वैल्यू उड़ानी है, तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, या तो आप पूरा जनरल रिजर्व यूज कर लो, या तो आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस यूज करो। अगर आप जनरल रिजर्व 530 का यूज करोगे तो 70 फिर भी कम पड़ेगा, तो आप 70 प्रॉफिट एंड लॉस से ले सकते हो, या फिर पूरा 340 पीएनएल से ले लो और बचा कुचा जो कुछ रहेगा वो जनरल रिजर्व से लो, आपकी मर्जी। बट मैंने एक सजेस्ट किया था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो बेटर है जनरल रिजर्व को पहले यूटिलाइज कर लो। ओके, तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को पूरे तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो गाइज मुझे बताओ आप एंट्री यहाँ पे क्या पास करोगे। देखो हम ये 600 लाख का जुगाड़ दो रिजर्व से कर रहे हैं, एक तो जनरल रिजर्व से करेंगे, दूसरा पीएनएल से करेंगे। प्लीज टेल मी जनरल रिजर्व से जुगाड़ कितना हो सकता है, 530 लाख का। और आप
आपके पीएनएल से कितना करोगे तो बचा कुचा 70 लाख का जुगाड़ कर दोगे। ओके, अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंटली मैं बता देता हूँ, मैं ये जो कर रहा हूँ ये कोई रफ वर्किंग्स नहीं है, आपको ये बाय वे ऑफ वर्किंग नोट यहाँ पे बताने पड़ेंगे ये सब बातें। मतलब आप बाईबैक कितने का कर रहे हो, जो अमाउंट निकल रही है, ठीक है, तो इसकी आप एक वर्किंग नोट बना सकते हो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। प्लस आप फेस वैल्यू से या जितना आप लोग रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर कर रहे हो वो अमाउंट कितनी आ रही है, ये भी आप बाय वे ऑफ वर्किंग नोट यहाँ पे बता सकते हो। ये वर्किंग नोट्स अगर आप बताओगे आपके क्वेश्चन आपके पेपर्स में, तो आप समझ के चलना आपका स्कोर अच्छा आता रहेगा। दो बातें हमेशा याद रखना, एक तो फॉर्मेटिंग और दूसरा वर्किंग नोट्स। कोई भी आंसर आ रहा है तो आई विल हैव टू टेल देम, आई विल हैव टू राइट द वर्किंग नोट ऑफ इट, मुझे उसका कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। बिकॉज मुझे कोई चीज आती है, ये चेकर को कैसा समझेगा, तो दैट इज वाई यू हैव टू मेक व्हाट वर्किंग नोट्स। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप जनरल रिजर्व से 530 और पीएनएल से 70 यूटिलाइज कर रहे हो, तो अब एंट्री क्या पास होगी बॉस, सीआरआर को ट्रांसफर करने की। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बताओ कितने से डेबिट होगा, 530 से डेबिट कर देंगे। ओके, पीएनएल अकाउंट डेबिट, बोलो कितने से डेबिट होगा, 70 से डेबिट होगा। और बेटा ये पूरी की पूरी अमाउंट आप लोग उठा के कहां डाल रहे हो बताओ, सीआरआर अकाउंट को डाल रहे हो। और कितना डालोगे बताओ, 600 लाख ट्रांसफर कर दोगे। होप सो दिमाग में क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, अमाउंट ट्रांसफर टू वेयर सीआरआर, दैट्स इट। जर्नल एंट्रीज का काम मेरी तरफ से हो चुका है तमाम। होप सो आपको समझा होगा, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात थी ही नहीं। हाँ, लेकिन सिंपल प्रॉब्लम है तो बड़ा एकदम ताव में मत आ जाना, ढंग से इसको भी सॉल्व करना। अब हम लोगों को एक और क्वेश्चन इसी में पूछा गया था, एंड दैट वाज नथिंग बट योर बैलेंस शीट। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई बैलेंस शीट। ओके, इसके ब्रैकेट में जरूर एक चीज लिख देना, आफ्टर बाईबैक। मतलब हम ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये बैलेंस शीट बाईबैक के बाद की है, ये बात लिख देना। अच्छा, बाईबैक कब हो चुका है बेटा कंप्लीट, तो ये 5 अप्रैल को हुआ, तो हम डेट डाल देते हैं एज ऑन 5 अप्रैल 2017 की ये बैलेंस शीट बन रही है। और ये हमने देखिए बना लिया है बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेटिंग फटाफट बना लेना, हाथ को आदत लगनी चाहिए। फॉर्मेट जितना अच्छे से बनाओगे, जितना चकाचक बनाओगे हर क्वेश्चन के लिए, तो समझ के चलिए आपको बराबर फुल मार्क्स मिलेंगे पूरा एक्यूरेट सॉल्व करने के बाद। ओके, यहां पे लिखता हूं सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, देन माय नोट्स, एलएफ नहीं आएगा रे, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, नोट्स आएगा। और यहाँ पे रुपीस एंड रुपीस अमाउंट्स यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। क्लियर है सबको? अब मैं यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बना ही देता हूँ, बिकॉज यू नो दैट मुझे दो तो नोट्स टू अकाउंट ऐसे भी बनाने पड़ते हैं। कौन सा रे बेटा, एक होता है आपका शेयर कैपिटल, ये तो एनी हाउ इन एनी सिचुएशन यू हैव टू मेक। तो ये देखिए बन गया मेरा शेयर कैपिटल का फॉर्मेट या नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे और एक नोट्स टू अकाउंट बना रहा हूं, एंड विच इज व्हाट माय रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये भी हमने यहां पर बना रखा है। तो ये बन गया मेरा फॉर्मेट, और नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस माय पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट सबसे पहले एक बार पूरी बैलेंस शीट तो को बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो बना लीजिए। बोलो पहले क्या आता है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, सही है कि नहीं, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इसमें फर्स्ट क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा बॉस। इसमें क्या आता है बताओ, शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। ठीक है, और इस शेयर होल्डर फंड में आप सबसे पहले डाल देते हो आपका शेयर कैपिटल, कंफर्टेबल। और बी में आप क्या डाल दोगे बच्चों, तो आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस आप लोग यहां पे डाल दोगे। ओके, शेयर कैपिटल को नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट और रिजर्व्स एंड सरप्लस को 2 नंबर डाल के रख दो। ठीक है, अब पुरानी बैलेंस शीट की थोड़ी सी मदद ले लेना, चेक कर लो कोई नॉन करंट लाइबिलिटी है क्या। तो बेटा पुरानी बैलेंस शीट में मुझे डिबेंचर दिख रहे हैं, और डिबेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं नॉन करंट लाइबिलिटीज, और इसमें डिबेंचर मत लिख देना, बिकॉज नॉमेनक्लेचर में प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, नॉन करंट लाइबिलिटी में आपको नॉमेनक्लेचर डालना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग।
अब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लॉन्ग टर्म बोरोविंग देख के नहीं समझेगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली है क्या, तो इसके लिए इसका भी आपको नोट्स टू अकाउंट छोटा सा प्रिपेयर करना जरूरी होता है, ध्यान रखना। तो मैं थर्ड लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ओके, इसका एक मैं नोट्स टू अकाउंट जरूर जरूर बना के लूंगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, नाउ और क्या आएगा, और थर्ड नंबर पे मेरी करंट लाइबिलिटीज भी तो आएंगी बॉस। लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज, इसमें सबसे पहले आएगा आपका ट्रेड पेबल, और जो भी आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज है ये भी आपको यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। तो मेरी अदर करंट लाइबिलिटीज जो है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये हुआ सिर्फ और सिर्फ अभी लाइबिलिटी का काम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टोटल, ओके। और इसके नीचे मैं अब और क्या करता हूं, प्लीज चेक दैट। मैंने यहां पे लिखना है सेकंड नंबर पे मेरी असेट्स, ये असेट्स में यहां पे लिख दे रहा हूं, कंफर्टेबल। अब असेट्स मैंने लिख दी, तो असेट्स में भी सबसे पहले मैं लिखूंगा नॉन करंट असेट्स, क्लियर। सबसे पहले लिखूंगा नॉन करंट असेट्स, और नॉन करंट असेट्स में मैं लिख देता हूं मैं फिक्स असेट्स, सॉरी फिक्स असेट आप नॉमेनक्लेचर यूज मत करना, अब से आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो कुछ प्रीवियस वीडियोस थे तो मैंने उसमें डिटेल में आपको बताया कि बैलेंस शीट में फॉर्मेटिंग कैसा करते हैं, ओके। और मैं प्रिजम्पशन ये रख रहा हूं, आपने ग्रुप 1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर कर लिया है, तो वो कर लिया है तो ये बैलेंस शीट तो आपको आ ही जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और देख लीजिए कौन सी एसेट वहां पे नजर आ रही है आपको। तो आई डोंट थिंक सो कि आप कोई एसेट है, डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ, सेकेंड नंबर पे करंट एसेट्स लिख देता हूँ, और करंट असेट में ITSM, आप ऐसे ध्यान में रखना कि ITCS आपकी मेमोरी टेक्निक रहेगी करंट असेट्स के आइटम के लिए। अब ITCS का मतलब क्या, I फॉर इन्वेंटरी, ओके, इन्वेंटरीज होगी पुरानी बैलेंस शीट में तो ही डालना थी। हाँ, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, हाँ, C फॉर व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वहां कैश एंड बैंक नहीं लिखते, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई आपकी यहाँ कोई करंट लाइबिलिटी बची है, तो दैट्स इट, इतने पे आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग टोटल अप कर पाओगे, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोगों का ये प्रॉब्लम कैसे मोड़ लेगा। चलो अब एक एक करके आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाने का मेरा रूल ध्यान में रखिएगा, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देना है रुपीज इन लैक्स, क्योंकि आप बैलेंस शीट रुपीज इन लैक्स में बना रहे हो, ये लिखना कंपलसरी है, नहीं लिखोगे कोई मार्क नहीं मिलेगा, ध्यान रखना मेरी बात, ओके। चलिए, तो आपको बैलेंस शीट बनाते वक्त पुरानी बैलेंस शीट सामने रखनी है, और पुरानी बैलेंस शीट के आइटम लो और उसमें क्या चेंजेस हुए ये आपकी जर्नल एंट्री में चेक करो, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ आपकी बैलेंस शीट बनते जाएगी, ठीक है। अब हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही थी 2400 लैक्स, तो टेक ऑन योर कैलसी 24 लैक्स, 2400 लैक्स, ओके। तो हमने 2400 लैक्स हमारे कैलसी पे ले लिया, और मैंने बताया लाइबिलिटीज को होता है क्रेडिट बैलेंस। अब अगर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुई दैट मींस उसका बैलेंस कम हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल अगर क्रेडिट होती है इसका मतलब उसका बैलेंस बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखो। अब 2400 लैक्स हमने हमारे कैलसी पे लिया, नाउ आई एम गोइंग टू माय जर्नल एंट्रीज, तो प्लीज चेक योर जर्नल एंट्रीज। इक्विटी शेयर कैपिटल से आपने क्या छेड़छाड़ करी, तो आपको दिख जाएगा यू हैव डेबिटेड योर इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर रहे हो, इसका मतलब आपने शेयर कैपिटल को कम कर दिया। तो मुझे बताओ कितने से कम किया, 600 से। आपके कैलसी पे 2400 है, डिडक्ट करो 600, कितना दिखेगा 1800। और देख लो कोई इक्विटी शेयर कैपिटल से छेड़छाड़ हुई है क्या, तो मुझे नहीं लगता। तो अब फिगर कितनी फाइनल हुई शेयर कैपिटल की, 1800 लैक्स, तो इधर लिख देना 1800 लैक्स। अब इसके नोट्स टू अकाउंट में जैसे कि मैंने बताया आपको कंपलसरीली लिखना ही पड़ेगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। आपको नहीं भी पता है कि ऑथोराइज कितनी है तो भी लिख दो डैश डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितने इच बच्चों, 10 इच, ये लिखना ही पड़ेगा यहां डैश करके डबल अंडरलाइन, ताकि ये टोटल में ना आ जाए, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ठीक है, इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड व्हाट पेड अप। अब इश्यूड वगैरह कितनी रहेगी,
तो बेटा टोटल शेयर कैपिटल 1800 लाख फाइनल हो गई ना, इसका मतलब क्या हुआ 180 lakhs इक्विटी शेयर्स ओके ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच के आपके इक्विटी शेयर्स है, तो ये कितना हो जाएगा 1800 lakhs। तो यहां पर आप लोगों को टोटल कर देनी है और यही टोटल आपके बैलेंस शीट में नजर आ रही है 1800 lakhs। होप सो समझा होगा। नाउ बैलेंस शीट में आ जाइए, नेक्स्ट क्या दिख रहा है आइटम सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है और कितना दिख रहा है 350, लो कैलसी पे 350। आओ अब जर्नल एंट्री में चेक करो सिक्योरिटीज प्रीमियम से आपने क्या छेड़छाड़ करी है, तो आपको दिख जाएगा हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट कर डाला। अब डेबिट कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम को ऑलरेडी था क्रेडिट बैलेंस कितने का 350 और आपने उसे डेबिट किया 300 से, दैट मींस उसका बैलेंस 300 से कम होगा। दैट मींस अब सिक्योरिटीज प्रीमियम से 50 lakhs पे दिखने लग जाएगा। तो आप क्या कीजिए रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम बताइए पहले कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम था 350 लाख का, माइनस कर देंगे प्रीमियम ऑन बाईबैक, आपने बाईबैक के लिए कितना यूटिलाइज कर लिया 300 का, तो मैं माइनस करके बाहर भेज दूंगा कितना बताओ 50 लाख। कंफर्टेबल, याद रखना। इसके अलावा यहां पे मुझे जनरल रिजर्व भी दिख रहा है 530 लाख का, बट डोंट फॉरगेट आपने जब अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करी तब जनरल रिजर्व पूरे तरीके से डेबिट कर दिया 530 लाख से, तो उसका पूरा बैलेंस वैनिश हो गया। ओके, अब जनरल रिजर्व आप बस इतना बता देना 530 लाख का था, माइनस आपने ट्रांसफर कर दिया टू सीआरआर पूरा के पूरा 530, अब बचा कितना कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा और कौन से रिजर्व्स वहां पे आपको दिख रहे थे चेक करो पुरानी बैलेंस शीट में, तो बड़ा सीआरआर दिख रहा था कितना 400 लाख, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सीआरआर 400 लाख। बट आपको पता है आपने जब जर्नल एंट्रीज करी है तब सीआरआर को क्रेडिट कर दिया, सीआरआर ऑलरेडी रिजर्व है, इसको था क्रेडिट बैलेंस, आपने फर्दर क्रेडिट किया तो इसका बैलेंस बढ़ गया। कितने से बढ़ गया बॉस 600 से बढ़ गया। ठीक है, तो सीआरआर पहले कितना दिख रहा था 400 और आपने 600 से इसको फर्दर बढ़ा दिया, तो इट मींस अब आपका सीआरआर 1000 पे दिखेगा। ओके, यहां पे लिख देता हूं ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व एंड पीएनएल, यहां से इसे ट्रांसफर हुआ है 600, तो अब सीआरआर कितना दिख रहा है बोलो 1000 lakhs पे नजर आने लग जाएगा। ओके, नोट्स टू अकाउंट में भी ऊपर एक बार ही लिख देना रुपीज इन लैक्स है बॉस, ताकि इंटरप्रिटेशन कुछ हमारा गलत ना जाए। ओके, नीचे और कौन सा रिजर्व है प्लीज चेक दैट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो नाम का तो जिक्र कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, बोलिए कितना है 340 लाख, 340 lakhs हमने लिखा इनर कॉलम में, बट चेक करो प्रॉफिट एंड लॉस से आपने क्या छेड़खानी करी है, तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस हमने सबसे पहले कर रखा था क्रेडिट, याद है आपको कब, जब इन्वेस्टमेंट बेची, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी रिजर्व है, इसको था क्रेडिट बैलेंस, आपने फर्दर क्रेडिट किया, इसका मतलब पीएनएल का बैलेंस बढ़ा। मुझे बताओ पीएनएल कितना था 340, टेक ऑन योर कैलसी 340 प्लस आपने फर्दर क्रेडिट कर दिया तो उसका बैलेंस और बढ़ गया, कितने से बढ़ा बेटा 2 से बढ़ा, ऐड करो 2, ये हो गया 342। फिर मुझे बताइए आपने और क्या कर दिया, आपने पीएनएल अकाउंट भी डेबिट कर दिया, पीएनएल अकाउंट भी डेबिट कर दिया तो इसका मतलब है पीएनएल को था क्रेडिट, आपने किया डेबिट, इसका बैलेंस कम हो गया, कितने से कम हो गया गाइस 70 से कम हो गया, तो अब 272 पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस नजर आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे करता हूं एड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बताइए कितना प्रॉफिट हुआ 2 का, तो ये कितना हो गया था 342, बट उसी बीच आपने सीआरआर को ट्रांसफर कर दिया, कितना ट्रांसफर कर दिया बेटा 70 lakhs का, तो यहां पे कर देंगे माइनस ट्रांसफर टू सीआरआर, हाँ कितना ट्रांसफर टू सीआरआर 70, तो बताइए बाहर कितना जाएगा, तो 342 माइनस 70 बाहर जाएगा 272। होप सो ये सारी बातें आपके पल्ले पड़ी होगी, तो यहां पर मैं कर देता हूं टोटल और चेक कर लीजिए टोटल 50 प्लस 1000 प्लस 272, ये आएगा 1322, ये आएगा 1322, ये उठाओ और आपके शेयर होल्डर्स फंड में ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल दीजिएगा 1322।
ओके, अब शेयर होल्डर्स फंड की टोटल बाहर निकाल लो, 1322 प्लस 1800 ये जाएगा 3122। दिस इज द टोटल ऑफ योर शेयर होल्डर्स फंड। होप सो दिमाग में गया होगा। ओके, अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आप देख लीजिए कौन सी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। तो यहाँ बेटा जो डिबेंचर्स है ये डिबेंचर लॉन्ग टर्म माने जाएंगे। ओके, ये कितना है 1500 लाख। और आपको एंट्रीज देख के समझ गया होगा हमने इनसे कोई छेड़खानी नहीं करी है, तो ये एज इट इज 1500 लाख पे नजर आने लग जाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप बिंदास डाल सकते हो 1500 लाख, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में जरूर डाल देना कि बेटा ये 12% डिबेंचर्स है। ओके, एंड ये कितने बताना 1500 के, तो हम यहाँ पे 1500 जरूर लिखेंगे और यहाँ पे टोटल लिख दो। मैं कल ही बताया कि इसके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक तो आइटम है फिर भी क्यों बताना, तो मैंने आपको बताया था आपके जो यूजर्स जो आपकी बैलेंस शीट देखेंगे वहां तो उन्हें लॉन्ग टर्म बोरोविंग ही लिख के बताना पड़ेगा, तो उन्हें कैसे समझेगा कि इसके अंदर डिबेंचर्स है। दैट इज वाई आपको नोट्स में उसे बताना पड़ेगा। क्लियर? कोई पूछ सकता है सर हम इधर ही बता देते बैलेंस शीट में, तो बेटा ऐसा नहीं चलता, जो फॉर्मेट दिया है उसके ही मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। करंट लाइबिलिटीज, उसमें ट्रेड पेबल है। देखो हमने ट्रेड पेबल को धक्का भी नहीं लगाया, तो वो जैसा था वैसा का वैसा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड पेबल इनर में डाल दो 1400, ये हमने डाल दिया। अदर करंट लाइबिलिटीज हमने टच भी नहीं किया, तो 478 एज इट इज यहाँ पे बता देना। और अब ये जो आपका करंट लाइबिलिटीज का टोटल है इसे बाहर निकाल लीजिए, तो ये बाहर आएगा 1878। ओके, चेक कर लेना कैलसी पे 1400 प्लस 478 1878, ये आपकी करंट लाइबिलिटी की फिगर बाहर आई। एंड प्लीज टेक द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज 1878 प्लस 1500 प्लस 3122, दिस विल कम टू 6500, दिस विल कम टू 6500, दैट्स इट। ओके, अब नॉन करंट एसेट में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। गाइस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माने आपके फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में क्या क्या दिख रहा, मशीनरी दिख रही, फर्नीचर दिख रहा। तो क्या कीजिएगा, इसका भी एक प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा 4th नंबर का, बिकॉज ये पीपीई में क्या क्या है ये आपको बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहां पर हम लोग इनकी लिस्ट बना लेते हैं, क्या क्या है बताइए। मशीनरी है, बोलिए मशीनरी कितने की है, तो मशीनरी 3600 लाख की है। हमने कोई जर्नल एंट्री में ना धक्का भी नहीं लगाया, तो वो एज इट इज दिखेंगी। फर्नीचर है, बोलो फर्नीचर कितने का है, तो फर्नीचर इज ऑफ 450, तो यहां पे लिख देंगे 450। तो अब आपको यहां पे मिल जाएगा आपका टोटल ऑफ पीपीई, तो 3600 प्लस 450, दिस विल कम टू 4050। ओके, और ये आपका पीपीई जो है ये अब बैलेंस शीट में नजर आएगा, डायरेक्टली आउटर कॉलम में डालता हूं 4050। ठीक है, आओ वापिस से पुरानी बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट। डोंट फॉरगेट इन्वेस्टमेंट आपने उठा के बेच डाली है, तो अब ये इन्वेस्टमेंट वापस आपको नहीं दिखेगी आपके बैलेंस शीट में, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं बता रहे। क्लियर? आगे इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं आया, तो आप क्या कीजिए जैसा था वैसा डाल दीजिए। कितना इन्वेंट्री 1200 लाख, तो मैं यहाँ पूरे 1200 लाख डाल दूंगा। ट्रेड रिसीवेबल कितना था 500 लाख, तो मैं यहाँ पे 500 लाख डाल दूंगा, कोई बदलाव नहीं। हाँ, बट डोंट फॉरगेट जो कैश एट बैंक था 1500 लाख, इसमें बदलाव जरूर आया होगा। टेक ऑन योर कैलसी 1500 लाख। ठीक है, अब बच्चों एक काम कीजिएगा, बैंक आपकी असेट है, ये डेबिट हुई इसका मतलब बढ़ी, क्रेडिट हुई मतलब कम हुई। प्लीज चेक योर जर्नल एंट्रीज। 1500 पहले कैलसी पे लो, अब जर्नल एंट्रीज में आ जाओ, मुझे बताओ बैंक से आपने क्या छेड़खानी करी। देखो बैंक को पहली एंट्री में हमने डेबिट किया, डेबिट क्यों किया था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेची थी 150 लाख में, तो बेटा पैसा आया होगा, पैसा आया तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा ना। तो 1500 का बैंक बैलेंस था प्लस ये 150 और बढ़ गया, कितना हो गया 1650। हाँ, उसके बाद और चेक कर लीजिए बैंक से कहा छेड़खानी करी आपने। हाँ, बैंक से छेड़खानी कहां पे करी है, तो बच्चों एक एंट्री देखो, अच्छा हो गया एक एंट्री आपकी यहाँ पेंडिंग है, और वो एंट्री कौन सी है बेटा, आपने शेयर बायबैक टू बैंक ये एंट्री पास करनी बाकी है। तो हम क्या करेंगे, शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास जरूर जरूर कर देंगे। क्लियर है? तो शेयर बायबैक टू बैंक कितने से पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों, तो हाउ टू मेक द पेमेंट ऑफ 900 लाख, तो आप 900 लाख की
यहाँ पे क्या कर दोगे बताओ, एक एंट्री पास कर दोगे 900 lakhs की। कंफर्टेबल है? तो शेयर बायबैक टू बैंक 900 lakhs, 900 lakhs। होप सो सबके दिमाग में गया होगा। तो बच्चों आप वापस से बैंक का बैलेंस चेक कर लीजिए, कितना था बैंक बैलेंस, 1500 lakhs। इन्वेस्टमेंट बेची तो 150 आए, तो कितना हो गया, 1650 का बैंक बैलेंस। बट जब आपने शेयर बायबैक का पेमेंट किया तो आपके पास से पैसा गया कि, तो आप लोगों का 900 lakhs फर्दर माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 750। तो 750 रहेगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस, जो हमने यहां पे डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1200 प्लस 500 प्लस 750, तो दिस विल कम टू 2450। अब कर लीजिए एसेट्स की टोटल, 2450 प्लस 4050, तो दिस विल कम्स टू 6500 lakhs। होप सो सबको दिमाग में गया होगा। सिर्फ मैंने शेयर बायबैक के पेमेंट की एंट्री जो है ये लास्ट में मार दी है, बस इतनी बात का ध्यान रखो और बाकी कुछ नहीं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। होप सो सबके दिमाग में गया होगा। ओके, अब गाइस मैं आपको कुछ और होमवर्क्स देना चाहूंगा, जो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। तो ऐसे में आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं फॉर द पर्पसेस ऑफ बायबैक। ओके, तो आप क्या कीजिएगा बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग ले सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ योर होमवर्क। आप होमवर्क करके लाओगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्लियर? तो इसमें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पार्ट आएगा, ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप पे छोड़ना चाहूंगा, दिस इज ऑफ आरटीपी में 2020। होप सो आप अच्छे से इसको कर लोगे। अब काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे जो आप लोगों को मैं छोड़ सकता हूँ, आप पे छोड़ सकता हूँ, बट स्टिल एक हाथ दो दिन, कल का और एक दिन, नेक्स्ट वीडियो का एक और दिन हम लोग हमारी प्रैक्टिस में डालेंगे और फिर एक नई वैरायटी पे चले जाएंगे जहां पे आपको प्रोविजंस की जरूरत पड़ेगी ऑफ योर बायबैक। ठीक है, तो करते हैं आज के लिए स्टॉप। तो आज का आपको होमवर्क दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 14, और जैसे कि मैंने बताया सॉल्यूशन का एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें आप आपके सारे सॉल्यूशन चेक कर पाओगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।